टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए, देन ए स्क्वायर इन चार ऑप्शन में से क्या है। देखो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जैसे ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो इसको तोड़ के लिख लो, जैसे a इंटू ए, ठीक है। तो अब आप जो गिवन है वैल्यूज़, जैसे ए बी की वैल्यू b दी हुई है एंड बी ए की वैल्यू a है, कहने का मतलब a की जगह पे यहाँ पे मैंने ये जो बाद वाला a है ना, इसकी जगह पे मैंने बी ए पुट कर देना, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना a की वैल्यू बी ए है, मैं वो पुट कर दूंगी। लाइक a ऐसे रहा, तो जो ये जो पिछले वाला a है यहाँ पे, इसकी जगह पे मैं बी ए पुट कर दूंगी। अब नेक्स्ट देखो तो क्या बनता है, ये ए बी इकट्ठा हो रहा है ना, तो ए बी इकट्ठा हो गया, साथ में है a, दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ए बी इकट्ठा किसके इक्वल दिया हुआ है, b के, तो ये b मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। मैंने इसकी वैल्यू पुट करी है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, ध्यान से देख लो, मैंने इसको पुट करा है, साथ में a है, तो बी ए किसके इक्वल है, ये जो बी ए है वो a के इक्वल है। कहने का मतलब आपने बात शुरू करी थी a स्क्वायर से, ठीक है, तो a स्क्वायर को मैंने पहले तोड़ लिया, जो पिछले वाला a था उसकी जगह पे मैंने बी ए कर दिया। ऐसा करने से ए बी इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ए बी की वैल्यू उन्होंने b दी है, वो पुट कर दी, साथ में पिछले वाला a पड़ा था बी ए, तो बी ए की जगह पे क्या हो गया a, फाइन। ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो a रहेगी, उन्होंने a स्क्वायर पूछा है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस 2 आयोटा 0। ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है। चार ऑप्शन में से पूछ रहे हैं कि ये क्या है। प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन होती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको इसका तो ये बता देती हूँ कि ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है, फाइन, उसमें आयोटा नहीं आना चाहिए, क्लियर है। यहाँ पे आयोटा दिख रहा है ना, तो फिर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर आपको इनकी अलग से क्लास चाहिए, प्रॉपर डिटेल में इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप करना चाहते हो कि सारे रिजल्ट्स आपको एक वीडियो में मिल जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हमारे साथ जुड़ो। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हो, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, कैसे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो एंड अपना डाउट, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो हमारे साथ। देन आई विल बी देयर टू प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन में आपको आयोटा दिखेगा, क्लियर है। लेकिन अगर हर्मिशियन हुई तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो रियल होते हैं, क्लियर है, ये बात का ध्यान रखना आपने। स्क्यू हर्मिशियन में क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो आपको या तो ज़ीरो दिखेंगे, ठीक है, या प्योरली इमेजिनरी दिखेंगे। ये बात को आपने देख लेना। वहाँ पे देखो आयोटा है, रियल नहीं ना दिख रहा, ये अगर आयोटा है तो पूरे का पूरा आयोटा है, उसमें रियल पार्ट होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे ज़ीरो है, तो ये स्क्यू हर्मिशियन है, फाइन। इसको तो मैंने इस वे से चेक करा है, लेकिन स्क्यू हर्मिशियन के लिए होता क्या है, सिमेट्रिक के लिए जैसे होता था कि जो ए मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज करा जाता था तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाती थी, वो सिमेट्रिक होता था। स्क्यू सिमेट्रिक होता था, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता था वो सेम बन जाए लेकिन नेगेटिव साइन साथ में छोड़े, वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। हर्मिशियन में होता है जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के साथ साथ उसके साइन भी चेंज करे जाएं, मतलब पहले साइन चेंज कर देने आपने, साइन इन द सेंस जहाँ पे आयोटा होता है ना उसका साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट लेना, ठीक है। फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लो। अगर ऐसा करने से मैट्रिक्स वही बन रही है आपकी, क्लियर है, ए की ए ही बन रही है, तो वो हर्मिशियन है। अगर वो जो मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है, उसका आपने कॉन्जुगेट भी लिया, ट्रांसपोज भी लिया, अगर ऐसा काम करने से वो ए मैट्रिक्स
ना बन के माइनस का ए बनता है, मैट्रिक्स आपको दी होती है वो नेगेटिव साइन साथ में छोड़ता है, तो वो स्क्यू हर्मिशियन होता है। क्लियर है? तो ये रिजल्ट आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो। आप इसका आप इसका कॉन्जुगेट निकाल दो, मतलब आयोटा के साइन चेंज कर दो, फिर उसका ट्रांसपोज लो। ठीक है, वो वापस यही मैट्रिक्स बनेगी लेकिन बाहर एक नेगेटिव साइन छोड़ेगी। आप करके बताओ एंड फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि क्या बना आपका रिजल्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, if 1/3 and -1/2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक नॉन सिंगुलर होती है। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। जो नॉन सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, यहाँ पे लिख लो कि ये सिंगुलर है, फाइन। तो जो नॉन सिंगुलर होती है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये बात का आपने ध्यान रखना है इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में। ठीक है, एंड वो कह रहा है ए डिटर्मिनेंट 4 के इक्वल है। ठीक है, साथ में वो ये भी कह रहा है कि ए डिटर्मिनेंट 4 के इक्वल है। देन आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? देखो, आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रिजल्ट है, उसे नोट करो। 2 आइगन वैल्यूज है ना, ठीक है, चलो 2 ही लिख लो, λ1 λ2 लिख लो। ठीक है, इनको थोड़े समय के लिए मान लो कि ये λ1 λ2 है। ये जो λ1 λ2 वैल्यूज हैं, कंसिडर दीज वैल्यूज, दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। ठीक है, ठीक है। अब λ1 λ2 जो आइगन वैल्यूज हैं वो ए मैट्रिक्स की हैं, लेकिन अगर मैं ए इनवर्स की आपको कहूँ, ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज निकालो, तो आप क्या करोगे? इन वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दोगे। मतलब इनवर्स की वैल्यूज क्या होती हैं? 1/λ1 1/λ2। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ना क्वेश्चन में एडजॉइंट ए दिया था। तो एडजॉइंट ए पता किस में दिखता है? ए इनवर्स में दिखता है। ठीक है, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला तो आप सबको पता होगा, जो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है उसमें आपको एडजॉइंट ए दिखेगा। फाइन, क्योंकि इसका इनवर्स कर दिया यहाँ पे, फिर उनकी वैल्यूज का भी इनवर्स कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख दो। क्या होता है, थोड़े समय के लिए लिख देते हैं। वो क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। फाइन, मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर 1/λ1 एंड 1/λ2 ये 2 वैल्यूज हो गई ए इनवर्स की, है ना, तो ये 2 वैल्यूज इस चीज़ की नहीं हो गई, आइगन वैल्यूज की भी तो होंगी। अगर दीज आर वैल्यूज ऑफ दिस, तो मैंने ए इनवर्स की जगह पे उसका रिजल्ट लिख दिया। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि ये जो वैल्यूज़ आपकी 2 आई हैं ना, 1/λ1 एंड 1/λ2, ये आइगन वैल्यूज़ हैं। किनकी हैं आइगन वैल्यूज़? ये इनकी हैं आइगन वैल्यूज़। आए बात समझ में? अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ एडजॉइंट ए की पूछा है। अब आप ये जो ए डिटर्मिनेंट है ना, इसको इस साइड ले आओ। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए अपॉन में λ1 कॉमा डिटर्मिनेंट ए अपॉन में λ2, ये किसकी आइगन वैल्यूज़ हैं? ये एडजॉइंट ए की हैं। होप के बाद क्लियर है। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, इसकी वैल्यू भी दी है, इसकी वैल्यू भी दी है। कितनी दी है इसकी वैल्यू? ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4। यहाँ पे फिल करो 4, यहाँ पे फिल करो 4। ठीक है, डिवाइड में क्या लिखना है? λ1 क्या था? 1/3, नीचे लिखो 1/3 कॉमा, ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 4। अपॉन में क्या लिखना? λ2 की वैल्यू क्या है? -1/2। दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है जी, अब ये क्या बन गई? ये 12 एंड -8 आइगन वैल्यूज रहेंगी एडजॉइंट ए की। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट रहेगा सी। आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, क्लियर है, देन A - A ट्रांसपोज। ये क्या? ये बहुत इजी क्वेश्चन है।
A माइनस ए ट्रांसपोज, दो मैट्रिसेस का माइनस करना है, और एक जो है उसका है उसके ट्रांसपोज का, ठीक है, एक खुद मैट्रिक्स है एंड एक उसका ट्रांसपोज लिया हुआ है, दोनों का माइनस है। ये चीज़ आप सबको पता होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना। तो अगर उसमें प्लस आ गया तो वो कौन सी होती है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ये रिजल्ट इनका प्रूफ भी है, इनका सब्जेक्टिव वे भी है इसको सोचने का। बहुत जनों को पता होगी ये चीज़ एंड बहुत जनों को नहीं भी पता होगी। जिसको नहीं पता, मतलब रिजल्ट याद करने को तो सारे कर लेंगे कि माइनस वाली चीज़ क्यू सिमेट्रिक है, प्लस वाली जो है सिमेट्रिक है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है इसके पीछे सब्जेक्टिव रीज़न क्या है, वो हम आपको बताएंगे। आप अपना डाउट हमें लिख के बताना, व्हाट्सएप पे बताना, इंस्टा पे बताओ, फेसबुक से जुड़ो हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जितनी बार आप 12th में ये क्वेश्चन कर लेते हो ना, आपके टीचर्स आपको टेस्ट में डाल देते हैं ना, इसका आंसर तो ऐसे ही याद हो जाता है कि ये 0 है, ठीक है। बहुत बार, क्योंकि इम्पॉर्टेंट बहुत है, हर पेपर में, तकरीबन पेपर्स में दिखेगा, मॉडल टेस्ट पेपर्स में दिखेगा, बार बार दिखता है ये क्वेश्चन। तो इसको देख के ही पता चल जाता है कि इसका आंसर 0 है। तो सॉल्व करते हैं हम कैसे। देखो ये डिवाइड में ए है, यहाँ पे डिवाइड में बी है, यहाँ पे डिवाइड में सी है। आप ऐसे ही करो, ये जो रो है इस पूरी रो को मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ। जब आप इस पूरी रो को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, बाहर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इस सारी रो को मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे ना, बाहर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इस सारी को आप सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, बाहर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। यहाँ पे अगर आप बाहर डिवाइड करते हो तो आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया, ए के साथ ए कैंसिल हो गया है ना, तो कैंसिल होके आपके पास क्या बच रहा है 1। यहाँ पे ए के साथ ये क्या हो जाना, ए क्यूब। नेक्स्ट यहाँ पे ए के साथ मल्टीप्लाई करने से ये हो जाना ए बी सी। नेक्स्ट यहाँ पे 1, यहाँ पे बी क्यूब, यहाँ पे ए बी सी। नेक्स्ट यहाँ पे 1, यहाँ पे सी क्यूब, यहाँ पे ए बी सी। आई बात समझ में। बाहर है आपका 1/ABC। अब ध्यान से देखो, ये ABC को बाहर कॉमन निकाल लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने MCQ सॉल्व करने हैं। वो जो सब्जेक्टिव के ईच स्टेप होता है कि ऐसे कॉमन निकाला, मल्टीप्लाई किया, वो हम नहीं करेंगे, वो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ठीक है। ABC आपने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 1 1, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, 1 1 1। दो कॉलम ऐसे बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये, जिसमें जो आइडेंटिकल हैं, एकदम आइडेंटिकल हैं, ठीक है जी, जो एकदम आइडेंटिकल हैं। तो इनका आंसर कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि कोई भी दो रोज या कॉलम से एकदम उनके एलिमेंट सारे के सारे सेम हों तो उसका रिजल्ट जो है वो 0 रहता है। ये भी 12th क्लास का रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, द इक्वेशंस 2x plus y is equal to 4, 3x plus 2y is equal to 2, x plus y minus 2 have no solution, 1 solution, 2 solution, infinitely many solutions। देखो 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, जैसे 2x plus y is equal to 4, 3x plus 2y is equal to 2, तो ये इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग विल गिव यू 3x minus 2x x, 2y minus y is equal to -2। तो आप ध्यान से देखो कि ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन के एकदम सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 इक्वेशंस कंसिडर नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे 2 इक्वेशंस ही कंसिडर करूँगी, ठीक है। कौन कौन सी, एक होगी 2x plus y is equal to 4, द सेकेंड इक्वेशन इज 3x plus 2y is equal to 2। तो आपने 10th में एक क्वेश्चन करा था जिसमें होता था दैट वाज इन कोफिशिएंट्स का अपॉन किया जाता था, रेशो ली जाती थी 2/3, ठीक है। फिर इनके कोफिशिएंट्स को लिया जाता था 1/2, नेक्स्ट इनके कोफिशिएंट्स को लिया जाता है
पहले इनके रेशो देखो, 2/3 1/2। तो जब हमने देखी ये रेशो ही इक्वल नहीं है, थर्ड वाले को देखना ही नहीं है, ठीक है। अगर पहली दो इक्वल होती तो थर्ड वाले को देखती, तो यहाँ से ही पता चलता है कि कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये 10th से रिजल्ट मैंने, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। सो इसका आंसर यूनिक तो इन्होंने दिया नहीं है, यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल है, वेयर ए इज 3x3 मैट्रिक्स। जो ए है वो 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स है। एंड ए ट्रांसपोज डिनोट्स ट्रांसपोज ऑफ ए। आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना है भाई, तो ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। क्यों होगा, कुछ निकाला क्यों नहीं, कुछ करा क्यों नहीं सॉल्व, सीधा 0 कैसे, 0 ऐसे कि इस बात से क्लियर हो रहा है कि जो मैट्रिक्स है आपकी वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि ए ट्रांसपोज अगर करके आपके पास वापस मैट्रिक्स आती है लेकिन नेगेटिव साइन छोड़ती है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो स्क्यू सिमेट्रिक कोई भी ले लो आप, डिटर्मिनेंट निकालो, वो 0 रहेगा। सो बी आंसर इज राइट आंसर। देखो एक रिजल्ट होता है a इंटू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट रेज टू पावर, जितने भी ऑर्डर का ये है, n ऑर्डर का है अगर तो n ऑर्डर डाल दिया जाता है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट अलग अलग कर दिया जाता है, a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू n। ये जो a डिटर्मिनेंट है इसके रेज टू पावर 1 है, उस साइड जाके हो जानी है, एडजॉइंट ऑफ a उस साइड जाके हो जानी है डिटर्मिनेंट a रेज टू पावर n-1। अब इसका डिटर्मिनेंट तो 0 दिया हुआ है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे 0 के रेज टू पावर n-1 डाल दो, कहने का मतलब 0। इट मीन्स जो आपका एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू 0, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जो एडजॉइंट a है ना, खुद एडजॉइंट a है ना जो खुद, वो भी क्या है, वो भी सिंगुलर है। क्या है वो, सिंगुलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th है, रैंक निकालना है आपको। रैंक कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल दिया जाता है। मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी, दैट इज इक्वल टू, निकालना आप, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो आप, वो नॉन ज़ीरो आएगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है ना, तो जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है ना, तो उसका जो रैंक होगा वो भी, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो उसका जो रैंक है वो 3 होगा। क्लियर है। अगर इन केस ए डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आ जाता तो मैंने 3/3 का डिटर्मिनेंट नहीं निकालना था, फिर मैंने 2/2 के चेक करने थे डिटर्मिनेंट। क्लियर है। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, नॉन ज़ीरो आया है, अगर नॉन ज़ीरो है तो वो उसका रैंक क्या होना था, 2 होना था, ठीक है। इसका आंसर जो है वो 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वैल्यू ऑफ सेकेंड एक्स 10x 10x सेकेंड एक्स, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, बस कुछ भी नहीं है, डिटर्मिनेंट ही तो पड़ा है, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो ये तो हमने 10th में रिजल्ट करा हुआ है, दैट वाज 1 + 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। NCERT बुक पे ऐसे लिखा हुआ है ये वाला रिजल्ट, ठीक है। ऑब्वियस है इसका आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 उस साइड गया, माइनस का हो गया, उसने 1 छोड़ देना है। ए की सेट दिया हुआ है, ए में कुछ ये उन्होंने एलिमेंट्स रखे हैं, बी में एलिमेंट्स रखे हैं। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मत करने लग जाना, 1 इंटू 2। मैं थोड़ा सा करके बताती हूँ आपको, अगर करते हो आप तो ऐसे बनना ना, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को 7 के साथ, ऐसे करना ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 2 ये एक एलिमेंट बन जाना है ए क्रॉस बी का, ठीक है। ये चीज़ असल में पता क्या है, यहाँ पे सिंगल ए सेट है ना, उसमें एलिमेंट भी सिंगल सिंगल है, देखो फिर कॉमा डला हुआ है बीच में। लेकिन जब दो जनों का यहाँ पे हो जाता है ना प्रोडक्ट, कहने का मतलब उस सेट में, उस फैमिली में आपने ऐसे मेंबर्स रखने हैं जो पेयरिंग में पड़े होंगे। अगर 3 होते सपोज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तब आपने उसमें 3 एलिमेंट्स रखने थे कुछ ऐसे, ठीक है, कॉमा डाल के। तो अब यहाँ पे ए क्रॉस बी है, तो कहने का मतलब 1 2 1 3 1 6 1 7 ऐसे ही आएगा। फिर 2 लोगे, 2 2 2 3, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये देखना है, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये देखना है कि कॉमन कौन कौन से हैं। मतलब यहाँ पे 2 3 है ना, यहाँ पे भी 2 3 है। आई बात समझ में, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या निकालनी थी, मुझे ना इंटरसेक्शन निकालनी थी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो क्या करना है आपने, 2 को 2 के साथ जो जिनको कॉमन निकाला उनको बाहर निकाल के रख लो, 2 2 2 3 2 3। तो इन एलिमेंट्स को बाहर रखा, 2 3 2 3, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। 2 को 2 के साथ 2 2, 2 को 3 के साथ 2 3, 3 को 2 के साथ 3 2, 3 को 3 के साथ 3 3। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं टोटल। आप करके देख लो, ये 4 एलिमेंट्स ऊपर, ये 4 एलिमेंट्स इसमें भी आएंगे, ये 4 एलिमेंट्स इसमें भी आएंगे, ठीक है, आएंगे। आप करके देख लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने आपको बता दी कैसे करनी है, ठीक है। उसमें भी आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं, कितने कॉमन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो उन्होंने यही पूछा, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, वो कितने एलिमेंट्स हैं, वो 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इफ ए की वैल्यू दी हुई है, जैसे ए सेट में, ए सेट की उन्होंने वैल्यू दी हुई है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ए में कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, ए में वैल्यूज़ आएंगी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ठीक है। जो बी में वैल्यूज़ आएंगी वो रहेंगी, बी में तो वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स आ रही हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, आपको पता इसने तो आयोटा दे देना है, ये तो आयोटा दे रहा है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसकी इंटरसेक्शन में 5 आएगा, क्लियर है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुप्रीमम ऑफ द सेट वेयर एन इज नेचुरल नंबर। आपको पता नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे होते हैं, पुट करो 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/1 मतलब 1 1/2 1/3। सबसे बड़ा कौन सा है, इधर को जाओगे ये तो 0 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, छोटी हुई जा रही है वैल्यू, तो फिर कौन सा रहेगा, 1 इसका सुप्रीमम रहेगा, सी ऑप्शन रहेगी इसकी राइट ऑप्शन। 14th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब आपको देखना है नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड, आपके नेबरहुड कौन है, एकदम आपका जो पड़ोसी है वो आपका नेबरहुड है, ठीक है। इसके लिए आपको नंबर लाइन समझनी होगी, ठीक है। जैसे ये एक नंबर लाइन है, क्लियर है। अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, ठीक है, अगर इसके साथ एकदम इसी के सरनेम वाला बंदा रहता है, ऐसे कह सकते हैं, तो वो इसका नेबरहुड माना जाता है मैथमेटिक्स में, क्लियर है। अगर इसके मैथमेटिक्स में अगर इसके सरनेम वाला बंदा यहाँ पे नहीं रहता, सपोज मैं हंसपाल हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे आस पड़ोस हंसपाल रहते हैं तो मैं कहूँगी वो मेरे नेबरहुड हैं। अगर मेरे आस पड़ोस रहने वाले हंसपाल नहीं है तो मैं कहूँगी वो मेरे नेबरहुड नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, अब आपको पता होगा कि जो रैशनल नंबर है वो कॉन्टिन्यू नहीं होते,
रियल नंबर लाइन पे। अगर आपको यहाँ पे कोई रैशनल नंबर मिला, उसके एकदम बाद आपको रैशनल नहीं मिलेगा, एकदम बाद इर्रेशनल होगा, इर्रेशनल के बाद रैशनल, इर्रेशनल। आई बात समझ में? रैशनल भी कंटिन्यू नहीं होते, लगातार नहीं होते, इर्रेशनल भी नहीं होते। अगर आप कोई नंबर उठाते हो यहाँ पे, सपोज करो ये वाला रैशनल है, उसके एकदम साथ वाला रैशनल नहीं है, तो उसके साथ वाला हंसपाल नहीं है। अगर नहीं है तो ये उसका नेबरहुड नहीं है, ठीक है। इर्रेशनल की बात भी ऐसी होती है, ये भी सेट क्यू जो भी है वो अपने पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। नेचुरल नंबर देख लेते हैं। नेचुरल नंबर यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3। मैंने एक नंबर उठाया, एकदम उसके यहाँ पे, उसके पड़ोस में थोड़ी है नेचुरल नंबर, तो फिर जाके कितनी दूर पड़ा हुआ है। आई बात समझ में? ये भी उसका पड़ोसी बहुत दूर पड़ा हुआ है, हंसपाल बहुत दूर है। कैसे? अगर यहाँ पे हंसपाल है तो यहाँ पे हंसपाल है, बीच में कोई और ही है। क्लियर है? सो दैट्स वाई ये इसको अपना पड़ोसी नहीं मानता। तो यही तो ढूंढना था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ये तीनों का तो नहीं है। रियल नंबर्स देखो रियल नंबर्स किसे बोलते हैं? नंबर लाइन पे जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सारे रियल पॉइंट्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो कोई भी रियल नंबर उठा लो, ये उठा लो, उसके एकदम साथ में यहाँ पे कौन पड़ा हुआ है? उसके साथ में रियल नंबर ही तो पड़ा हुआ है, उसका पड़ोसी ही तो पड़ा हुआ है। सो दैट्स वाई ये रहेगा आपका नेबरहुड। तो काउंटेबल सेट्स बेसिकली वो नहीं होते जिनको हम गिन सकते हैं। कई ऐसे सोचते हैं कि जिनको हमने गिन लिया वो काउंटेबल, जिनको गिन नहीं सके, ठीक है, वो अनकाउंटेबल। ऐसा नहीं है, ऐसे तो हम इसको गिन सकते हैं, ठीक है, इसको भी गिन सकते हैं, इसको भी गिन सकते हैं, इसको नहीं गिन सकते। 25 के बाद पता नहीं ये कहाँ पे जा रहा है, इनफाइनाइट है, ठीक है, इसको तो मैं अनकाउंटेबल कह दूंगी, है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नहीं है। इसका आपका 4 ऑप्शन में से यही आंसर है। तो आपको कैसे ध्यान में रखना है कि काउंटेबल कौन सा है, जिनको आप गिन सकते हो, एज वेल एज जिनको एक ऑर्डर में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, बड़ा ही ऑर्डर्ड पेयर प्यारा सा है। देखो ये इतना प्यारा है कि ये 1 का स्क्वायर बन रहा है, ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, ये 4। इसमें मुझे ऑर्डर पता चल रहा है, ठीक है, मुझे पता चल रहा है किसको नेक्स्ट किसको रखना है। यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कॉम्पैक्ट? भाई कॉम्पैक्ट के लिए तो याद रख लो क्लोज्ड एंड बाउंडेड, 2 चीज़ें होनी चाहिए कॉम्पैक्ट के लिए। क्लोज्ड भी होना चाहिए एंड बाउंडेड भी होना चाहिए, ठीक है जी। इन 4 ऑप्शन में से ये सीधा सीधा पता चल रहा है ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। ये आपके पास इक्वेशन है, इसके रूट्स कहता क्या है? एपी में है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी, वो ही कह रहे हैं कि एपी में है, देन कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है x इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक तो लॉन्ग डिवीज़न वाला मेथड होता है इसके बाकी रूट्स निकालने के लिए, क्योंकि इसके बेसिकली 3 रूट्स निकलने हैं, ठीक है। तो एक रूट मैंने सोच लिया कि 1 है, वो कैसे किया? बाय पुटिंग, ठीक है। मैंने x की जगह पे 1 रख दिया यहाँ पे सारे कहीं पे, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। जब ऐसा रिजल्ट आता है 0 इज इक्वल टू 0, रिजल्ट आता है, तो कहने का मतलब ये कि वो उसका रूट होता है। बाकी रूट फाइंड करने का मेथड ये होता है, इनके कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं, जैसे 1, -12, 39, 28, ठीक है, माइनस का 28, 1 1 सा 1, ठीक है। इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है 1 आ गया। यहाँ पे जो भी नंबर आता है उसको इसके साथ किया, 1 1 सा 1, दोनों को माइनस करके माइनस का 11, 11 1 सा 11 इट इज़ 28 प्लस का, फिर 28 को इसके साथ किया जाता है 0, लास्ट में 0 बननी चाहिए आपकी, 0 बन रही है तो आप ठीक कर रहे हो। तो एक रूट ये है, 2 रूट मैं इनमें से निकाल लूँगी। वो कैसे? इसकी इक्वेशन बनेगी
एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, मतलब 7 4 11 एंड 7 4 ज़ा 28। x बाहर कॉमन निकाला, x माइनस 7, 4 बाहर कॉमन निकाला, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 जो है वो आपका एक बाहर आ गया है ना एज अ कॉमन, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 0 के इक्वल, x माइनस 4 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 4। कहने का मतलब 3 रूट्स आ गए। वो कौन कौन से हैं वो देखो, एक रूट ये है, एक रूट ये है, एक रूट ये है, ये AP में है वो कह रहे हैं। इट मीन्स 1 4 7 है, दोनों में डिफरेंस क्या है 3 प्लस माइनस का। कहने का मतलब अगर आप 1 4 7 को ऐसे रखते हो तो प्लस का 3 रहेगा, अगर आप ऐसे रखते हो 7 4 1, ठीक है, वो नहीं ना बताया हुआ कि किस ऑर्डर में रखने हैं, तो वो रहेगा माइनस का 3, ऐसे रहेगा प्लस का 3। कहने का मतलब सी ऑप्शन के साथ चलेंगे हम। एक P है एक Q है, उन दोनों में के बीच में H है, H हार्मोनिक मीन है। रिजल्ट लिखा जाता है 2/H, जो हार्मोनिक मीन होता है ना वो यहाँ पे लिखा जाता है। दूसरी साइड में लिखोगे 1/P प्लस 1/Q, ठीक है। 2/H इज इक्वल टू, इट इज़ P प्लस Q अपॉन में PQ, कुछ ऐसा ही है ये। हाँ ये H, ये पूछ रहे हैं H/P, उन्होंने पूछा है H के अपॉन में P, H के अपॉन में Q। कहने का मतलब H को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2/H, मतलब यहाँ पे जब H के साथ H कैंसिल हो जाना ना, 2 इज इक्वल टू 2 नहीं, यहाँ पे H के साथ कर रही हो ना, H/P H/Q, मतलब ये आपका रहेगा, उन्होंने पूछा ना H/P H/Q, वो 2 रहेगा। सो ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इफ थर्ड टर्म ऑफ अ GP इज 3, थर्ड टर्म का मतलब है AR², ठीक है। जनरल फॉर्मूला पता ना GP का, जितनी भी टर्म होती है उसके R में एक कम आता है, ठीक है। AR² इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स, इसकी पहली 5 टर्म्स जो हैं उनका प्रोडक्ट कह रहे हैं। पहली 5 टर्म्स कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म ये रही A, अगली टर्म कौन सी है AR, अगली टर्म कौन सी है AR², अगली टर्म कौन सी है AR3, अगली टर्म कौन सी है AR4, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। ये किसके इक्वल है, कहता प्रोडक्ट जो है ना वो, देन प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स वो निकालना है हमने, ठीक है। अगर मैं सारे A इकट्ठे करूँ तो 5 हैं, अगर सारे R को देखूँ तो R टोटल कितने हैं, 10, R है 10, ठीक है। अब यहाँ पे जो A की रेज़ टू पावर है वो 5 है, यहाँ पे R की जो रेज़ टू पावर है वो 10 है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि A एंड R, इसको ऐसे लिख दूँ AR² रेज़ टू पावर 5, सोच के देखो ज़रा, ये जो 5 है ये फिर A के ऊपर रेज़ होगी, ये टर्म बन जानी है, तो 5 जो है वो 2 के ऊपर रेज़ होगा, वो ये 10 बन जाना। अब AR के ऊपर स्क्वायर है तो वो क्या बन गया 3 रेज़ टू पावर 5 ना, तो वो क्या है 243, ठीक है। सॉल्व करके C रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स आर 10 एंड 8। ज्योमेट्रिक मीन 10 दिया हुआ है, हार्मोनिक मीन 8 दिया हुआ है, तो नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। ये नंबर्स हैं 250 520 425, ये नंबर्स हैं। एक तो ये है, 2 मेथड्स हैं इसके, एक ये है कि आप ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगा दो, 2 नंबर्स लेके A B, हार्मोनिक मीन का लगा दो, 2 इक्वेशंस बननी है, उनको सॉल्व कर दो, 2 नंबर्स आ जाने हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप इनको नंबर उठा लो, ये नंबर उठा लो, उनका ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन निकाल दो, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए अंडर रूट में ये दो नंबर्स को रखा जाता है, तो 10 आ रहा है, यस, ज्योमेट्रिक मीन वाली बात हो रही है।
यहाँ पे भी हो रही है ज्योमेट्रिक मीन वाली बात, तो यहाँ पे भी फिट हो रही है, दोनों का मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे भी दोनों का मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे भी। हमें हार्मोनिक मीन चेक करना है, इसका हार्मोनिक मीन चेक करें, वो क्या होता है, इनका रेसिप्रोकल लिया जाता है 1/2 प्लस 1/50, वो क्या होता है, ये जो 8 होता है ना उसका भी रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है, लेकिन इसको 2 के साथ इसके ऊपर 2 रखना। ये दो रिजल्ट्स अगर इक्वल आए तो वो हार्मोनिक मीन है, इसके लिए नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, ये देखो, इसका जो एलसीएम है वो 50 आ गया, यहाँ पे 25 प्लस 1 26/50, किसी हाल में ये नहीं बन रहा, ठीक है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, रेसिप्रोकल लिया 1/5 1/20, तो इनका जब आप एलसीएम लोगे इट विल बी 20, यहाँ पे 4 + 1 मतलब 5/20 मतलब 1/4, तो यहाँ पे भी मैंने कहा था कि जो हार्मोनिक मीन जिसको कह रहे हैं वो, ठीक है, उसको डिवाइड में लिख के 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो बी ऑप्शन का करेक्ट है, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इन दो नंबर से निकल रहा है।